Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 4 है जिसका नाम इंडस्ट्रीज, उसकी वर्कशीट को कंप्लीट करने वाले हैं। इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था, स्पेशली इसमें रोल हमने मेजर कौन सी इंडस्ट्री का देखा था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसका एक बहुत ही अहम रोल, अहम भूमिका इस चैप्टर में हमने पढ़ी थी। इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पढ़ा था, क्या क्या फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को, हर चीज अच्छे से समझी थी। अब क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको हल्का फुल्का सा काम करना है, लाइक शेयर करना है, ठीक है। हल्का फुल्का सा काम आपको करना है, लाइक और शेयर करना है, तो लाइक शेयर कर दो। अब आपके पास क्या है, मैच दी कॉलम है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके पॉइंट्स हैं और ये सामने आपके जो है जोड़ा है, मिलाना है आपको इन जोड़ों को। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना। सामने है इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, फर्नीचर, वेजिटेबल ऑयल, कॉटेज एंड सुधा डेयरी। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को आप किससे जोड़ी मिलाओगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की, जल्दी बताओ। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, उस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड या मतलब एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज करती है ना, जो नेचर से ली हुई चीजों का यूज करती है, एग्रीकल्चर या अनाज जो हम कह रहे हैं या एनिमल्स वगैरह, वो हो जाती है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो देख लो उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। कॉटेज होगा, फर्नीचर, वेजिटेबल ऑयल, सुधा डेयरी, क्या होगा। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जो क्या हो जाता है, जैसे आपका सी फूड टाइप की चीज है ना, जो सी से रिलेटेड, ओशन या समुद्रों से रिलेटेड जो भी चीजें बनती है, एक्सट्रैक्ट करके उनके थ्रू बनाई जाती है, तो वो हो जाती है हमारी मरीन इंडस्ट्री। फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो फॉरेस्ट से हमें चीजें मिलती है, जंगलों से मिलने वाली चीजें, उस पर बेस्ड इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर, जब ज्वाइंट होके सब अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए फॉर्मल ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें हर चीज स्मॉल लेवल पे चाहिए होती है। जल्दी बताओ। देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को आप किससे मैच करोगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आपका हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल क्यों, क्योंकि जो सब्जी भाजी का आप ऑयल बना रहे हो, सब्जियों का ऑयल है, जिस भी चीज का ऑयल है, वो नेचर से मिल रहा है आपको, है ना। ये सब्जी भाजी चीजें नेचर से मिल रही है, तो किसमें आ जाएगी, एग्रो बेस्ड, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड हम कह सकते हैं। मरीन बेस्ड, जैसे कि मैंने बताया, उसमें सी वगैरह के आइटम्स हो जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, ऐसी इंडस्ट्री जो सी फूड को प्रोसेस करती है। ओके, मैंने बताया था सी आइटम्स। आफ्टर दैट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या आएगा, जो जंगलों से रिलेटेड रहती है ना। थर्ड का आपका कह सकते हैं जो जंगलों से ली गई चीजें हो, अब जंगलों से आप क्या लोगे, वुड ले सकते हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी वो ले सकते हो। तो इसमें से क्या लग रहा है आपको, जैसे हमने लकड़ियां ले ली जंगल से और उसका फर्नीचर बना दिया, वुड ले लिया और फर्नीचर बना दिया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद हो जाएगा हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर का बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो क्या है उसका एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं सुधा डेयरी अच्छा खासा एग्जांपल है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल लेवल पे, जिसमें ज्यादा कुछ इसे चाहिए नहीं होता है, सब चीज स्मॉल लेवल पे होती है, वो हो जाएगी हमारी कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये हमारा मतलब कॉटेज एग्जाम्पल है। फर्स्ट का सी हमने लगाया था, फर्स्ट का सी है, यही मैंने लगाया था। एग्रो बेस्ड का वेजिटेबल ऑयल, सेकंड का मैंने ए लगाया था, ठीक है, ये भी सही है, मैं दोबारा इसलिए लगा रही हूं ताकि जो मैंने लगाया था आपको समझ में आ जाए। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आपकी हो जाएगी, ये वुड से आपको फर्नीचर मिल गया। कोऑपरेटिव सेक्टर हो जाएगा आपका यहां से सुधा डेयरी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहां से हो जाएगा आपका डी कॉटेज। क्लियर, ओके। अब आपके पास है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस गिवन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ये आपको स्पेसेस को फिल करना है ना, सेंटेंसेस दिए, इसको फिल करना है। द रिवर दैट प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना। कौन सी नदी है जो सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करती है। देखो, इंडस्ट्रीज भी ऐसी ऐसी जगह सेटअप होती है, जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा है ना, जहां पर क्या होता है, आसानी से पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी हो, मजदूरों की अवेलेबिलिटी हो, है ना, क्योंकि इंडस्ट्री का काम अगर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वाटर की
जरूरत तो मस्ट है, बिल्कुल पड़ेगी। तो ऐसी जगह इंडस्ट्री सेटअप होती है जहां पे आसानी से पानी मिल पाए। तो ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं कहां की, ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जहां पर उनको सफिशिएंट वाटर मिल पाता है, तो कौन सी रिवर है पास में? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कौन सी रिवर है? चैप्टर में पढ़ा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा योडो, है ना? क्या है? योडो। ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज एंड, है ना? रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं कैसे क्लासिफाइड है? रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारी इंडस्ट्री किस तरीके से क्लासिफाइड है? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। कौन से टाइप्स पढ़े थे हमने? बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे रॉ मटेरियल के बेसिस पे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, ये चार हमारे टाइप है ना रॉ मटेरियल के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे इंडस्ट्री, जैसे स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, फिर हमने पढ़ा था ओनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट, कोऑपरेटिव, पब्लिक। तो ऐसे ही हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे मिला था कि हमें कच्चा माल कहां से मिलता है, तो एग्रो बेस्ड थी, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर सेकेंड है, मतलब थर्ड है, बास्केट वीविंग, हैंडीक्राफ्ट एंड पॉटरी आर एग्जांपल्स ऑफ डैश इंडस्ट्री, है ना? बास्केट बनाना, हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बने आइटम्स, पॉटरी वगैरह किस टाइप की इंडस्ट्री के एग्जांपल है? बताओ। लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉटेज, क्या होगा? किस टाइप के इंडस्ट्री के एग्जांपल है? पब्लिक है, प्राइवेट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। सोचो किस टाइप के इंडस्ट्री के एग्जांपल है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, स्मॉल लेवल पे आप सिंपल बास्केट वगैरह वीव कर रहे हो, या हाथों से बने वाले आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, पॉटरी हो गई, ये सब इसमें आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर, फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं? जैसे कि मैंने बताया फॉर एग्जांपल वाटर की अवेलेबिलिटी, कि अगर मुझे इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो मैं दिमाग में सोचूंगी कि अरे यार मैं इंडस्ट्रीज ऐसी जगह बनाऊंगी जहां पे पानी सही मात्रा में अवेलेबल हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये फैक्टर हो गया। ऐसे ही और भी हमें फैक्टर्स बताने जो कि हमने चैप्टर में पढ़े थे, तो क्या क्या हो जाएंगे हमारा? रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो वाटर का तो मैंने एग्जांपल बताया, और चीजें जैसे पावर, प्रॉपर एनर्जी पावर अवेलेबल हो पा रही नहीं हो पा रही इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए, है ना? रॉ मटेरियल, अगर आप इंडस्ट्री में सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले आपको मटेरियल चाहिए पड़ेंगे, रॉ मटेरियल चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, और उसमें से भी सबसे ज्यादा जरूरी कि आप मटेरियल ले आओ, इंडस्ट्री सेटअप कर लो, काम करने वाले मजदूर तो चाहिए। तो आप ऐसी जगह इंडस्ट्री सेटअप करोगे जहां पे आसानी से आपको ज्यादा से ज्यादा मजदूर लेबर मिल पाए, है ना? कैपिटल हो गई भाई, अगर आप जो है इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो क्या जरूरी है? कैपिटल जरूरी है कि नहीं जरूरी? मतलब आपको पैसा लगाना है, कैपिटल लगाओगे, पूंजी लगाओगे, तभी तो जाके फिर उससे खर्चे वगैरह होंगे, है ना? अब मार्केट आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके मार्केट कैसा क्या अवेलेबल है, या चीजों के लिए मार्केट है भी कि नहीं। पता चले ऐसी जगह है जहां पे मार्केटिंग ही नहीं हो पा रही, जहां पे आप सामान ही नहीं सेल कर पा रहे, आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, या चीजें नहीं मिल पा रही, मार्केटिंग या मतलब इस टाइप की चीजें नहीं हो पा रही, तो क्या फायदा? ठीक है, और क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट। अब सामान बनने के लिए जो रॉ मटेरियल लाना या सामान बना के उनको भेजना, तो ये किसके थ्रू हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू, है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, और उसके बाद क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक है, आपको किसी से कॉन्वर्सेशन करना है, किसी से डिस्कशन करना है, कनेक्ट करना है, तो क्या जरूरी हो जाता है? कम्युनिकेशन। क्लियर? चलो, Regions like the Mumbai-Pune cluster and Chota Nagpur industrial belt are important dash regions of India. कौन से regions हो गए? मुंबई पुणे क्लस्टर हो गया, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया, ये क्या है? आर इंपॉर्टेंट डैश regions ऑफ इंडिया। बताओ क्या हो जाएंगे? कौन से इंपॉर्टेंट जो है डैश रीजन्स है? क्या है ये? कौन से रीजन हो जाएंगे? हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्रियल रीजन हो जाएंगे, है ना? द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इज डन इन, जब स्मेल्टिंग की जाती है यानी बियॉन्ड द टेम्परेचर, जब क्या करा जाता है? मेल्ट किया जाता है इन मेटल्स को, है ना? जैसे आयरन वगैरह किसी को भी गला रहे हैं, स्मेल्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस रहती है स्मेल्टिंग की, करी किस में जाती है? डन इन, बताओ क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, चैप्टर में दिया हुआ है इसके बारे में। आप सोचोगे यार ये क्या है, आगे केमिकल चीजें, नहीं, ये चैप्टर में बताया गया आपको। द 4 states where most steel producing centers are located, है ना?
कौन से 4 स्टेट्स हैं जहां पे हमारे मोस्ट जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स लोकेटेड है? कौन सी जगह, जल्दी बताओ कौन सी जगह लोकेटेड है? द 4 स्टेट्स वेयर मोस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स लोकेटेड आर, कौन से स्टेट्स हो गए? चलो देख लेते हैं, हमने पढ़ा था वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज स्टैब्लिश इन अहमदाबाद इन, जो पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल थी स्टैब्लिश हुई थी अहमदाबाद में, कब? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 1859। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड नियर द डैश माउंटेन, जो सिलिकॉन वैली है किन माउंटेन्स के पास लोकेटेड है? क्या होगा हमारा आंसर? रॉकी माउंटेन्स, है ना। चलो अब आपके पास है ट्रू एंड फॉल्स। द लेदर इंडस्ट्री इज अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, लेदर बेस्ड इंडस्ट्री हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, सोचो जरा इस बारे में, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या लेदर बेस्ड इंडस्ट्री हमारी, मतलब लेदर चमड़े की जो इंडस्ट्री है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है क्या? क्या होगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, नहीं है फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट बेस्ड यानी जो हमें फॉरेस्ट से चीजें मिल रही हैं उनसे फिर हम कुछ बना रहे हैं, फॉरेस्ट की ली हुई चीजों से कुछ बनाना, फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल्स को यूज करना, फॉरेस्ट के पेड़ वगैरह जो भी चीज है। तो क्या लेदर फॉरेस्ट से मिल रहा है क्या हमें? स्मॉल कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी कैरेक्टराइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। जब हम बोलते हैं कि हम स्मॉल कैपिटल लगा रहे हैं, मतलब ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी भी हम कोई इतनी खास बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल लेवल स्मॉल लेवल पे, तो उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? स्मॉल कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी कैरेक्टराइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो ये ट्रू हो जाएगा। सही बात है, स्मॉल स्केल है, स्मॉल लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो आपको पूंजी भी ज्यादा नहीं चाहिए, कैपिटल भी कम चाहिए, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा नहीं चाहिए पड़ेगी। मिल्क डेयरीज लाइक सुधा डेयरी आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, मिल्क डेयरी कौन सी, जैसे सुधा डेयरी हो गई, ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, तो क्या सुधा डेयरी जॉइंट स्टॉक सेक्टर इंडस्ट्री? जल्दी बताइए, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना ओनरशिप के बेसिस में, कोऑपरेटिव, जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, है ना। बताओ, मिल्क डेयरी लाइक सुधा डेयरी आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री? क्या होगा आंसर? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। अब भी पीछे हमने किया सुधा डेयरी, वो कोऑपरेटिव सेक्टर की है ना, पीछे जस्ट मैच द कॉलम जो हम कर रहे थे। रॉ मटेरियल्स आर इनपुट इनटू एन इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? इनपुट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। सही बात है, आप रॉ मटेरियल जैसे कपड़ा बन रहा है या शर्ट बन रही है ना, शर्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, तो कॉटन क्या रॉ मटेरियल नहीं होगा? या फॉर एग्जांपल फर्नीचर बन रहा है, बुक्स बन रही हैं, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? हम रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, तभी तो मैन्युफैक्चर हो रहा है। लकड़ी होगी तभी तो उसके बाद मैन्युफैक्चर करके, उसके बाद प्रोसेसिंग करके हम चेयर बनाएंगे, टेबल बनाएंगे या उससे बुक बनाएंगे, है ना। तो रॉ मटेरियल क्या होती है? इनपुट होती है इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। True. Major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and coal fields. ज्यादा करके जो इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे, कहाँ लोकेटेड हो सकते? कौन से एरिया में लोकेटेड हो सकते? टेम्परेट एरियाज, है ना, जैसे नियर सी पोर्ट्स और कोल फील्ड्स, सी पोर्ट्स वगैरह और कोल फील्ड्स के पास। बताइए, क्या हमने चैप्टर में ये पढ़ा है? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं, लोकेशंस होती हैं, वो सोच समझ के अपनी लोकेशन सेट करते हैं कि जहाँ पे आसानी से चीजें अवेलेबल हो पाए। बताओ, जैसे सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना हो, एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना हो, तो सी पोर्ट के पास, कोल फील्ड्स के पास। ये सही है कि नहीं है? ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ सनराइज इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, यानी हम कहते हैं उभरती हुई इंडस्ट्री। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स।
ठीक है, नहीं, इनको नहीं बोलते। वाइल स्मेल्टिंग, हीटिंग इज डन बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। देखो स्मेल्टिंग का मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हीटिंग हम इतनी करते हैं, इतना गर्म किया जाता है हम मेटल को, कि वो मेल्टिंग पॉइंट से भी एक ऊपर और ज्यादा बियॉन्ड द पॉइंट तक हम मेल्ट करते हैं, तो वो स्मेल्टिंग का हो जाता है प्रोसेस। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ट्रू है, अभी मैंने पीछे भी बताया था। द नियर स्टेशन टू द साक्षी स्टील प्लांट वॉज कालीमती। जो सबसे पास का स्टेशन है ना, साक्षी स्टील प्लांट के पास कालीमती है। सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स, बताओ, ट्रू या फॉल्स? क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग वर्ड से आप क्या समझते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग होना या कुछ प्रोसेसिंग होना हम कहते हैं, तो इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? मैन्युफैक्चर होना, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार पेपर ये शर्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी चीजें बन रही हैं, प्रोसेसिंग चल रही है, देख लेते हैं, वो भी रॉ मटेरियल से होके बनती है। मैन्युफैक्चरिंग इज एन एक्टिविटी विच चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। सही बात है, रॉ मटेरियल जैसे क्या हो जाएगा, मैं आपको वही एग्जाम्पल दे देती हूँ दोबारा से। मैंने आपको लकड़ी का एग्जाम्पल दे दिया कि वुड हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, वुड लकड़ी हमारा कच्चा माल है। अब लकड़ी से अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लकड़ी से हम फर्नीचर बना रहे हैं। फर्नीचर में भी हमने टेबल, चेयर ऐसा कुछ बना दिया, फर्नीचर में भी हमने टेबल, चेयर ऐसा कुछ भी बना दिया, तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मोर वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मतलब वैल्यू और हो जाएगी। कैसे बनेगी, जैसे वुड मेरे को मिला या मैंने खरीदा 200 का, है ना, मैं फर्नीचर बना रही हूँ, तो मैं फर्नीचर कितने बेच दूंगी, टेबल बन गई 1000 रुपीज में बेच दूंगी। चलो 1000 नहीं भी बेच रही हूँ तो 600 में मैंने बेच दिया, तो मैं 400 एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत लगी है उसमें, मेरी स्किल्स लगी है, टाइम लगा है, एफर्ट लगे हैं, नॉलेज लगा है ना। तो बेसिकली क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, ये रॉ मटेरियल है और फर्नीचर क्या है हमारा, फिनिश गुड है। क्या हो जाएगा, फर्नीचर हमारा फिनिश्ड गुड है ना, रॉ मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश गुड, जो फाइनल हमारे पास गुड आता है। ठीक है, तो फर्नीचर फिनिश गुड हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब चलो कन्वर्ट होने की प्रोसेस हो रही है, बट साथ में क्या करेगा, और जो वैल्यू है ऐड भी करेगा, मोर वैल्यू ऐड करेगा। दैट मीन्स 200 से 600 क्यों देंगे हम, क्योंकि भाई आपने एक सिंपल लकड़ी से फर्नीचर बना दिया है। क्लियर, चलो, तो ये हो जाती मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट डज इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट। मैंने तभी सिस्टम पर फोकस करा ना, जैसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो इनपुट्स में हमारे क्या लग जाते हैं, इनपुट्स में हमें चाहिए पड़ते हैं रॉ मटेरियल्स, है ना। इनपुट मतलब अगर जब तक इनपुट नहीं देंगे तो सामान बनेगा कैसे, तो इनपुट्स में क्या हो जाता है हमारा, रॉ मटेरियल, है ना। इसमें क्या आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या आ जाती, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, प्रोसेसिंग आ जाएगी, और इसमें क्या आ जाता है हमारा, फिनिश्ड गुड, फाइनल प्रोडक्ट। इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, फिनिश गुड, फाइनल गुड्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम है। क्या क्या हो जाएगा, हम इनपुट करते हैं, इनपुट में हमें रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए पड़ता है, फिर प्रोसेसिंग होती है ना, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करेंगी, सामान बनेगी, फिर फाइनल गुड बन के निकलता है, आउटपुट आता है। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम आप कंप्यूटर सिस्टम जैसा ऐसे याद कर सकते हो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ऐसा मत लिखना कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, पहले इनपुट लगेगा, फिर प्रोसेसिंग चलेगी, फिर रिजल्ट आएगा। क्लियर, जैसे आप बोल रहे हो रोटी बनकर तैयार होकर आई है, तो रोटी बनकर आने से पहले रॉ मटेरियल आटा आया होगा, फिर प्रोसेसिंग क्या हुई होगी, मम्मी ने आटा भाई डो बनाया होगा, उसका नीड करा होगा, डो बनाया होगा, उसके बाद फिर रोटी वगैरह करा होगा, उसके बाद फिर तवे में गरम गरम करके रोटी बनाई होगी, फाइनल जो रोटी आ रही है वो आपकी आउटपुट होगी। अब क्लियर हुआ, इजी वे में, भूख तो नहीं लग रही। नेम 4 कॉमन प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। कॉमन प्रोसेस आपको बतानी है जो इन्वॉल्व होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कौन सी प्रोसेस कॉमनली इन्वॉल्व होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको पता ही, नाम से समझ में आ रहा है, जो कपड़े बनाने का रहता है ना। देख लेते हैं, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग आर प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, कपास आता है, कॉटन आता है, कॉटन को कहाँ जाता है, कॉटन फिर ट्रेडर खरीद लेते हैं, फिर गिनिंग मिल में जाते हैं, उसके बाद ये जाते हैं गिनिंग मिल के
बाद स्पिनिंग होने, स्पिनिंग के बाद क्या होता है, यान को जो वीवर के पास यान जाता है वो क्या करता है, इस वीव करता है, लूम्स वगैरह में कपड़ा तैयार करता है, फिर कपड़े को डाइंग वगैरह होती है और फाइनल जो है उसमें उसको मैन्युफैक्चर करके, है ना, शर्ट बनाना हो, उस कपड़े से जो भी बनाना हो, तो ये प्रोसेस हो जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तब जाके फाइनल कपड़ा तैयार होके आता है। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि कॉटन है, कॉटन से मुझे कहां तक का सफर तय करना है, कॉटन से कॉटन की शर्ट का सफर तय करना है, या सिंपल शर्ट ही लिख दूं, सिंपल अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, शर्ट लिख दूं, तो क्या हो जाएगा कॉटन में, सबसे पहले तो मैंने लिख दिया कॉटन, जो कि मेरा क्या है, रॉ मटेरियल, कॉटन क्या है, मेरा रॉ मटेरियल है, क्या है, कॉटन मेरा रॉ मटेरियल है। उसके बाद मैं क्या लूंगी, रॉ मटेरियल के बाद क्या चाहिए पड़ेगा मुझे, कॉटन की बाद कहां जाएगा, गिनिंग मिल में जाएगा, कहां जाएगा वो, गिनिंग मिल में जाएगा, गिनिंग मिल में जाएगा, फिर उसके बाद कहां जाएगा, स्पिनिंग मिल में, फिर जाएगा वो स्पिनिंग मिल में, उसके बाद क्या होगा, वीविंग होगी, वीविंग के बाद क्या हो जाएगी, डाइंग होगी, डाई करेंगे, फिर फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, शर्ट आ जाएगी, मैन्युफैक्चर होके हमारे पास शर्ट आ जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस हो रही है कि कॉटन से शर्ट तक का जो सफर है वो ऐसे ये प्रोसेस इन्वॉल्व करेगा, गेनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगी, शर्ट आ जाएगी। क्लियर? चलो, नेम 3 कॉमन मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग इंडस्ट्रीज। 3 कॉमन मेथड हमें बताने हैं इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन के लिए, किस तरीके से हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं, ये 3 कॉमन मेथड चलो देख लेते हैं। देखो, इंडस्ट्री को हम क्लासिफाई करते हैं बेसिकली क्या, अगर मैं लिख दूं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यहां पे और इजी वे में, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या इंक्लूड होगा इसमें, क्या इंक्लूड हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ओनरशिप के बेसिस पे, फिर क्या हो जाएगा, साइज के बेसिस पे, है ना, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये कुछ मेथड से हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, रॉ मटेरियल, ओनरशिप एंड साइज। तो यही मेथड हमें बताना है। ऐसा मत सोचना कि मैम ये तो हमें तो क्लासिफिकेशन पता है, ये मेथड मतलब समझ में नहीं है। तो मेथड मतलब क्या तरीका अपनाते हैं, है ना। तो रॉ मटेरियल के बेसिस, ऑन ओनरशिप एंड साइज, इसको फर्दर अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे। What are the inputs, process and output of cotton textile industry? मानिए कोई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट क्या होगा, यानी रॉ मटेरियल क्या होगा, प्रोसेसिंग क्या चलेगी, और फाइनल आउटपुट में आप क्या लिखोगे। तो क्या हो सकता है, कॉटन से आपको शर्ट तैयार करनी है, कुछ भी कपड़ा तैयार करना है, तो इसमें इनपुट क्या होने वाला है, प्रोसेसिंग क्या होने वाली है, और आउटपुट क्या होने वाला है, वो हमें बताना है। तो इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर इनपुट्स। कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल दैट इज यूज दिस इंडस्ट्री। देखो, सबसे पहले इनपुट में क्या चाहिए पड़ेगा हमें, अगर मैं यहाँ पे इनपुट लिख लूं तो क्या चीज आ जाएगी, क्या जरूरी पड़ जाएगा, कॉटन। क्या जरूरी पड़ जाएगा इनपुट में, सबसे पहले कॉटन जरूरी पड़ जाएगा, है ना। कॉटन नहीं होगा तो फिर कहां से बनेगी कपड़ा। कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉटन ही, और कुछ मशीन वगैरह, लेबर हमें नहीं चाहिए। अदर इनपुट्स नीडेड आर ह्यूमन लेबर। अदर इनपुट्स क्या है, अगर मैं यहीं पे लिख दूं ह्यूमन लेबर, मजदूर, मजदूर चाहिए पड़ेंगे। उसके बाद क्या चाहिए पड़ेगा हमारे पास, मशीन, है ना, क्या चाहिए पड़ेगी, मशीन, मशीन चाहिए पड़ेगी, मशीनरी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फैसिलिटी, है ना। मैं यहां पे इसलिए लिख रही हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए, इंफ्रा स्ट्रक्चर, फैसिलिटी। तो ये हमारे इनपुट है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये मेन है। अब इनपुट के बाद क्या हो जाएगा हमारा, प्रोसेसिंग। इनपुट के बाद क्या हो जाएगी हमारी, प्रोसेसिंग हो जाएगी, है ना। क्या करेंगे हम, प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे हम, प्रोसेसिंग करेंगे।
प्रोसेस इंक्लूड्स, अब प्रोसेस मतलब कैसे उस कॉटन से कपड़ा तैयार होगा, तो वो प्रोसेस क्या क्या इंक्लूड हो जाएगी इसमें, गिनिंग जो अभी लिखी थी मैंने थोड़ी देर पहले, गिनिंग है ना, स्पिनिंग, गिनिंग हो जाएगी। उस गिनिंग मतलब इसमें देख लो लिखा है सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम सीड्स, जिसमें कॉटन को ना बीजों से सेपरेट करेंगे, क्योंकि कॉटन ऐसे ब्लूम होता है, बर्स्ट होता है, उसके बाद से तोड़ना पड़ता है, हार्वेस्ट करना पड़ता है, तो सीड से जब कॉटन को अलग करेंगे तो एक गिनिंग की प्रोसेस हो जाती है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा स्पिनिंग, स्पिनिंग के बाद हो जाएगा वीविंग, स्पिनिंग के बाद क्या हो जाएगा, वीविंग हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डाइंग, फिर उसके बाद प्रिंटिंग, डाइंग, और उसके बाद क्या कर देंगे, प्रिंटिंग कर देंगे। तो ये क्या चल रही है, ये हमारी प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। अब इतना कुछ कर लिया हमने, कॉटन ले लिया, मजदूर ले लिए, सब ले लिया, और गिनिंग स्पिनिंग वगैरह हर चीज हो रही है। नाउ फाइनल क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट दी आउटपुट। हमें क्या मिलेगा, फाइनली आउटपुट मिलेगा, आउटपुट एंड रिजल्ट्स मिलेंगे, उसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल शर्ट या साड़ी, जो भी उस कपड़े से बन के तैयार होके आ रहा है, शर्ट आ रही है, साड़ी आ रही है, दुपट्टा आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा, जैसे फाइनल आउटपुट हम लिख देंगे, फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में साड़ी, शर्ट, व्हाटएवर, कुछ भी आ सकता है। आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं आ रहा है अच्छे समझ में। तो ये हमारे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट हो जाएगा। चलो, एक्सप्लेन द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ स्टील प्लांट एट जमशेदपुर। अगर जो है जमशेदपुर में स्टील प्लांट है ना, लगाना है, तो फेवरेबल फैक्टर्स क्या होंगे। फेवरेबल फैक्टर्स मतलब अगर मैं कोई प्लांट लगा रही हूं तो मैं देखूंगी ना कि यार मेरे प्लांट के लिए क्या बढ़िया है, कौन सा फेवरेबल फैक्टर है जो मेरे प्लांट में के लिए सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत मुझे नहीं आएगी, तो वही हमें बताना है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट जमशेदपुर ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्यों लोकेटेड है, क्या रीजन है जो यहाँ पे लोकेट करके रखा हुआ है, तो कुछ कुछ चीजें मिलती होंगी तभी तो फायदे। अगर मैं कहीं पर अपनी इंडस्ट्री बना रही हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के तो बनाऊंगी, ऐसा तो है नहीं कि यार मेरा मन हुआ तो मैंने बना ली। मैं देखूंगी कि वहां पर मुझे सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैग्नीज है ना, वो क्योंझार डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, यहाँ से मैग्नीज आता है, ठीक है। फिर वेल डेवलप्ड नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी आसानी से अवेलेबल है। उसके बाद कोलकाता क्या प्रोवाइड करता है, पोर्ट फैसिलिटी, सामान समुद्र के रास्ते इधर उधर भेजना हो तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कहां, कोलकाता का ये जो पोर्ट है। फिर चीप एंड स्किल लेबर, अब सबसे जरूरी, आप ये सब कर रहे हो अच्छी बात है, काम करवा रहे हो, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, दैट्स गुड। आपको क्या चाहिए पड़ेंगे, काम करने के लिए, करवाने के लिए मजदूर चाहिए पड़ेंगे, तो सस्ते दामों में, और वो भी स्किल्ड, अच्छे स्किलफुल लेबर मजदूर हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ, तो क्यों जमशेदपुर में जो प्लांट है एस्टेब्लिश्ड है, क्यों यहाँ पे इनको रखा हुआ है, क्या इसके पीछे रीजन है, तो मैग्नीज आसानी से हम ले सकते हैं उड़ीसा से। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बढ़िया है, सामान लाना ले जाना। उसके बाद क्या है, कोलकाता क्या प्रोवाइड करता है हमको, पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर चीप और स्किल लेबर हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, बिल्कुल सस्ते सस्ते आराम से आसानी से मजदूर मिल जाए, क्योंकि काम तो वही करेंगे। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, What do you understand by secondary activities? सेकेंडरी एक्टिविटी से क्या समझ में आता है, देखो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, और टर्शरी जो है एक्टिविटीज होती है। हम यहाँ क्या बात करें, सेकेंडरी एक्टिविटी की। तो सेकेंडरी एक्टिविटी यानी जिसमें मेजरली क्या चीजें चलती है, जिसमें मेन होता है मैन्युफैक्चरिंग, है ना, जिसमें होती है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो जाता है, जब ट्रांसफॉर्म मतलब रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किसमें, फिनिश गुड में। ये ऐसा लग रहा है जापानीज या चाइनीज लिख दी हो मैंने, है ना, किसमें, फिनिश गुड में। जब रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिनिश गुड में, तो ये क्या हो जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस, जो किसमें आती है, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। क्लियर हुआ, देख लेते फटाफट से। इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग there is change of raw material into products of more value to people। सही बात है ना, अगर आप लकड़ी नॉर्मल खरीदने जा रहे हो ऑब्वियसली कम दाम की मिलेगी, लेकिन जब आप लकड़ी की बनी हुई चेयर या कुछ भी सामान खरीद रहे हो तो उसके जो प्राइसेस रहेंगे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हुई है, दैट मीन सेकेंडरी एक्टिविटी उसमें हुई है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी कह लो या मैन्युफैक्चरिंग कह लो, सेम थिंग है, सेम थिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंडरी आ जाए या कभी आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या होती है, तो उनका पर्पस यही होता है, जब रॉ मटेरियल
मटेरियल को किस में चेंज किया जाता है, फिनिश्ड गुड में चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और वो गुड्स की वैल्यू क्या रहती है, ऑब्वियसली मोर रहती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे पल्प चेंजेस इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक। जैसे जो पल्प है, पल्प को जो वुड पल्प है, लकड़ी, सबसे पहले लकड़ी थी, लकड़ी का जो पल्प है उसको पेपर में बदला जाता है और पेपर से क्या बनती है, नोटबुक बनती है ना, जिसपे आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो, पढ़ते हो। These represent the two stages of the manufacturing process। तो ये क्या दिखा रही है, दो स्टेजेस। अब हर जो स्टेज हो रही है, चाहे पल्प से पेपर बनना, फिर पेपर से नोटबुक बनना, तो उसमें वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर 80 रुपीज से काम शुरू है तो वो 80 ही रहेगा, नहीं, वो फाइनल बन के 80, फिर वो दूसरी प्रोसेस हुई तो 100 का हो सकता है, फिर जो थर्ड स्टेप हुई तो उसमें दाम और ज्यादा हो सकते हैं, फिर फाइनल जो प्राइस रहेगा, क्योंकि मेहनत लग रही है, स्किल लग रही है। तो बेसिकली ये क्या हो जाती है, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। समझ में आ गया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग चलती है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और वैल्यू भी जिसमें मोर हो जाती है, ऐड हो जाती है, बढ़ती है ना, ठीक है। चलो, लिस्ट दी मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड वेयर दे आर लोकेटेड। आपको क्या करना है, मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनको लिस्ट आउट करना है और बताना है कि कहाँ वो लोकेटेड है, जो मेजर इंडस्ट्री वर्ल्ड की है ना, अच्छी जो फेमस क्या हो जाएंगी। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। देखो वर्ल्ड में जो मेजरली फेमस, जो ज्यादा करके फेमस इंडस्ट्री मानी जाती है, तो कौन सी हो जाएगी हमारी, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद हो जाएगी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, फिर हो जाएगी हमारी आईटी, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, आईटी, तो ये हो जाएगी। लोकेशंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यार, क्या लोकेशंस रहेगी आयरन स्टील इंडस्ट्री की जो हमें वहां मिलती है, जर्मनी, यूएसए, चाइना। कौन सी है, जर्मनी है, यूएसए है और चाइना है आयरन और स्टील के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लोकेशन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान। और अगर हम बात करें आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो वो मिल जाएगी सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। यानी ये जो बड़ी ही फेमस इंडस्ट्री है काफी, जो अब आजकल चलती हैं, तो कहां कहां है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं, तो क्या देखा था हमने, आयरन स्टील, तो जर्मनी, यूएसए, चाइना। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, या आप इतना समझ में आ गया, एशियन कंट्रीज है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा सिलिकॉन वैली, सेंट्रल कैलिफोर्निया और बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। ये किसके लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। चलो, सजेस्ट सम मेजर्स टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल रिस्क। इंडस्ट्रियल रिस्क कम हो, है ना, रिड्यूस हो, उसके लिए कुछ मेजर्स आपको बताने हैं, है ना, कुछ जो है तरीके आपको बताने हैं। क्या हम अपना सकते हैं, देख लेते हैं। टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल रिस्क द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी फॉलोड। अगर हम चाहते हैं इंडस्ट्रियल रिस्क कम हो, तो ये कुछ मेजर्स हैं हम ले सकते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, कि डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया, है ना। ऐसे एरिया जो डेंसली पॉपुलेटेड है वो क्या होना चाहिए, शुड बी, उनको क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से। मतलब अगर कहीं भी इंडस्ट्रियल सेटअप है, अब कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री में गैस वगैरह, जहरीली गैस हो गई या कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है जिससे आसपास के रेजिडेंशियल एरिया के लोगों को हार्म पहुंच सकता है, या पोल्यूशन फैल रहा है, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, है ना। अब इंडस्ट्री है, काम होता है, आवाज आती है, पोल्यूशन भी फैलता है, स्मोक होती है, मतलब एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर भी, ये दिक्कतें होती है। तो क्या करें, सबसे पहले तो रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखें। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा हो गया, इंडस्ट्री में आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, कुछ भी, तो आसपास के घर या लोग भी जलेंगे ना, तो बेटर है इसको दूर ही रखो। बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा कि शांति हो, या आसपास कोई ऐसे घर वर ऐसा कुछ ना होना चाहिए कि कुछ हुआ तो आसपास के जगहों पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या सबसे पहले होना चाहिए कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वाली जगह से तो दूर ही होना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्री शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हैजार्डस सब्सटेंसेज एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन केस एन एक्सीडेंट अकर्स। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज शुड बी एडिक्वेट। अब इंडस्ट्री है, सामान बन रहा है, ऐसे कोई जानबूझ के तो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रखेगा नहीं, लेकिन चीजें बन रही, मेटल्स वगैरह का इनका यूज हो रहा है, सामान बन रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो होंगे। तो जो भी इस एरिया के, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया की विसिनिटी में रह रहे हैं, तो उनको इस चीज से अवेयर रहना चाहिए कि भाई क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, अगर मानिए कुछ भी ऐसा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे अवेयर रहना चाहिए, कैसे उससे बचना है, तो उसके इंपैक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। पता चला हमें पता ही नहीं कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, हम उसको छू रहे हैं, कुछ भी इसके पास से गुजर रहे हैं, तो बेटर है हमें जानकारी हो। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी एडिक्वेट। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रखना है संभाल के, तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। क्लियर। चलो,
द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक एज वेल एज हैवी इंडस्ट्री, सपोर्ट दी स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है, क्या मानी जाती है, बेसिक एज वेल एज हैवी इंडस्ट्री, बेसिक और हैवी इंडस्ट्री मानी जाती है। बेसिक और हैवी से क्या समझते हैं हम, देख लेते हैं इससे क्या हमें समझ में आ रहा है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। बेसिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाकी की इंडस्ट्री इन इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आटा चावल बिल्कुल बेसिक है, चाहिए अब उस आटे से क्या क्या चीजें बना रहे हो या उस चावल से क्या क्या चीजें बना रहे हो, या नमक, बिल्कुल नमक किन किन चीजों में डाल रहे हो, तो बिल्कुल बेसिक नीड की चीजें कि जिनका यूज सब जगह, चाहे कोई भी डिश बना लो कहीं की भी, आपको उनको यूज करना ही करना है ना। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑल अदर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, क्योंकि जो बाकी इंडस्ट्रीज है मशीनरी के लिए उन पर क्या करती है, निर्भर करती है, डिपेंड करती है। Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephone, scientific equipment and variety of consumer goods. Steel की जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। मैन्युफैक्चर अ वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, क्यों जरूरत पड़ रही है, हम बेसिक क्यों बोल रहे हैं, जैसे स्टील से हमें क्या करना है, कुछ भी ऐसे इंजीनियरिंग गुड्स हैं बनाने हैं तो स्टील चाहिए। मटेरियल कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है स्टील चाहिए, है ना। डिफेंस इन चीज़ों में भी स्टील की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल की चीज़ों में भी स्टील की जरूरत पड़ेगी, टेलीफोन्स इसमें भी स्टील की जरूरत पड़ेगी, साइंटिफिक इक्विपमेंट है यहाँ भी स्टील लगेगा, ठीक है। और वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और भी ऐसे गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं हमारे काम के, स्टील की जरूरत बिल्कुल बेसिक हमें पड़ती है। जैसे आप ये समझ लो डिश कोई भी बना लो पर नमक की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही स्टील की जरूरत पड़ती है क्योंकि बेसिक है ना। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल दी रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स आर हैवी। अब हैवी क्यों बोल रहे हैं, देखो हमने बेसिक बोल दिया, फाइन, हम समझ गए इसका मतलब, बट व्हाई वी आर कॉलिंग इट हैवी। हैवी क्यों, क्योंकि जो भी इनसे मटेरियल बनेंगे, चीजें बनेंगी, फिनिश गुड्स बनेंगे, वो कैसे रहेंगे, हैवी रहेंगे, भारी भारी से रहते हैं। दे आर बल्की ऑल्सो, दे आर इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये बल्की भी होते हैं, भारी भारी होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वेट के हिसाब से लगता है कि इतने वेट का सामान है तो उसका इतना फीस लगेगी। आयरन ओर एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन हाई क्वांटिटी, इस टाइम पे आयरन ओर हो या लाइमस्टोन हो अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए पड़ता है। तो अब समझ में आ रहा है हम इसको बिल्कुल बेसिक और हैवी इंडस्ट्री क्यों बोल रहे हैं। हैवी क्योंकि भाई आपने खुद देखा है लोहा और आयरन तो बोलते हैं ना हैवी हो जाता है, जिससे जो भी सामान बनता है स्टील से हैवी रहेगा, वजन रहेगा उसमें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होती है। बेसिक क्यों, क्योंकि इन्हीं चीजों से और चीजें बन रही है। अब ये आपको दिख रही है स्क्रीन वगैरह जो बनी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं आयरन स्टील का यूज हुआ ही होगा, ठीक है। चलो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं देख लेते हैं। इंडस्ट्री मींस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। एग्जांपल्स फॉर द अबव आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म इंडस्ट्री रिस्पेक्टिवली। इंडस्ट्री का मतलब होता है एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री में यही तो होता है, गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, सामान बनाया जाता है। इंडस्ट्री हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, क्या हो रहा है, यानी उसमें से आप क्या कर रहे हो, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री में आ जाएगी। तो बेसिकली इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्या प्रोवाइड करती है, यहां पे क्या क्या होगा, गुड्स का प्रोडक्शन होगा, है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन होता है। यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं कि गुड्स का प्रोडक्शन होता है, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन भी होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, और क्या करते, सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। क्या हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये लिख दो, प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ये सब किस में इंक्लूडेड है, ये सब इंडस्ट्री में आता है। तो अगर आप सोच रहे हो इंडस्ट्री में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है, एक्सट्रैक्शन भी होता है, सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल्स फॉर द अबव आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री अब आप देख रहे हो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है,
कोल माइनिंग इंडस्ट्री यानी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मिनरल को, तो ये भी इंडस्ट्री का पार्ट है। आप क्या कर रहे हो, टूरिज्म फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, जो टूर्स एंड ट्रेवल्स की होती है। तो आपको क्या समझ में है कि इंडस्ट्री इतने टाइप की, ये सारे काम इंडस्ट्रीज में होते हैं। हमेशा ये मत सोचना कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्लियर? चलो, Which are the main factors which influence the location of an industry? क्या मेन फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं कि इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ और कैसी होनी चाहिए? कौन से वो फैक्टर्स हैं हमें बताने। मेन फैक्टर्स which influence the location of an industries are listed below. Availability of raw material. सबसे पहले भाई अगर आप इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सामान बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स का, है ना, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। उसके बिना काम कैसे होगा? रॉ मटेरियल तो मस्ट है। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जहां आसानी से हो पाए, आराम से हो पाए, तो इंडस्ट्री वही सेटअप होगी, क्योंकि उसी रॉ मटेरियल के बाद सामान बनेगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेट करना, संचार का माध्यम, और ट्रांसपोर्ट, सामान लाना ले जाना, अगर रॉ मटेरियल लाना है, फिनिश गुड भेजना है, तो गाड़ियां होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आराम से अवेलेबल हो जाए, ऐसा होना चाहिए। पता चले ऐसी जगह चल रहे हैं जहां गाड़ियां कुछ चलती नहीं है ना, तो ऐसा हो कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आराम से अवेलेबल हो पाए। लैंड, जमीन, प्रॉपर जमीन होनी चाहिए, है ना, सबसे जरूरी। तो जहां पे इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो जमीन पे ही करोगे ना, तो प्रॉपर जमीन होनी चाहिए, है ना। पावर फैसिलिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी ऐसा चाहिए आपको, तो बहुत है इंडस्ट्रीज में, तो कितना मशीन चलती है, तो पावर अवेलेबिलिटी आराम से होनी चाहिए। पता चले पावर ही कट चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, तो क्या करोगे फिर? कैपिटल, सबसे ज्यादा आप इंडस्ट्री सेटअप करें तो पैसा लगाओगे, तो कैपिटल प्रॉपर होना चाहिए, है ना। मार्केट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? लेबर होना चाहिए, तो मार्केटिंग वगैरह के लिए, और लेबर क्या होना चाहिए? जो सबसे जरूरी कि आपने इंडस्ट्री सेटअप कर दी, कैपिटल लगा दी, सब अवेलेबिलिटी है, लेकिन काम करने के लिए क्या चाहिए पड़ेंगे? चीप जो है स्किल्ड और चीप लेबर्स, है ना, तो लेबर की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि फैक्ट्री की लोकेशन कहाँ कैसी होनी चाहिए, कि फैक्ट्री की लोकेशन ऐसी जगह हो जहाँ मजदूर मिल जाए, ऐसी जगह हो जहाँ मार्केट हो, कैपिटल मिल जाए, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए आसानी हो, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो। क्लियर? चलो, Which industry is often referred to as the backbone of modern industry and why? किस इंडस्ट्री को हम बिल्कुल मानते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्री की क्या है? बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी, यानी आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है, देख लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है कि मॉडर्न इंडस्ट्री की क्या है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ना। अगर ये नहीं है तो बस इंडस्ट्रियां गिर जाएंगी, क्योंकि हर जगह हमें पता है आयरन और स्टील का हम यूज करते ही करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ईदर मेड फ्रॉम आयरन और स्टील और हैज बीन मेड यूजिंग टूल्स एंड मशीनरीज ऑफ दीज मेटल्स। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर चीज, एवरीथिंग किससे बनी होती है? आयरन से बनी होती है, स्टील से बनी होती है, और हैज बीन मेड यूजिंग टूल्स एंड मशीनरीज ऑफ दीज मटेरियल्स। और किन से बनी है? या तो इनको यूज किया जा रहा है, या तो इनसे बनी हुई चीजें, या तो इनको यूज करके हम कोई चीजें बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली चाहे इनसे बनी हो, चाहे इनको यूज कर रहे हो, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट तो है ना, काम की तो है ना। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, लाइक शिप्स, ट्रेन्स, व्हीकल्स, ऑल आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। अब इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, फिर भी अगर नॉर्मल हम एग्जाम्पल देख लें, जो नाव बन रही है, जो ट्रेन बन रही है, गाड़ी घोड़े बन रहे हैं, किनसे बन रहे हैं? क्या जरूरत हो रही है इनमें? स्टील। तो अगर ये जो चीजें हैं जो हमारे डेली के लिए जरूरी है, अगर स्टील आयरन ना हो तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं बैकबोन। मटेरियल्स ऑफ आवर डे टू डे यूज, स्टार्टिंग फ्रॉम सेफ्टी पिन टू आवर बिल्डिंग इन विच वी लिव, आर मेड फ्रॉम स्टील। है ना, हम छोटी सी सेफ्टी पिन भी यूज क्यों ना कर रहे हो, या हमारी जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हो उन सब में स्टील का उपयोग हुआ है, स्टील का यूज हुआ है। विदाउट द यूज ऑफ आयरन नो इंडस्ट्री कैन रन, और आयरन के बिना कोई भी इंडस्ट्री रन कर ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग आयरन एंड स्टील इज आवर बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हम एग्रीकल्चर बेस्ड या नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनको हम नेचुरल चीजों से रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, नेचुरल चीजों का, जैसे वेजिटेबल्स हो गए या एनिमल्स हो गए। वेयर एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हम सी आइटम्स, है ना, इन समुद्रों की चीजें, पानी की चीजों का यूज कर रहे हैं, जैसे सी फूड वगैरह। समझते हैं, अच्छे से डिफरेंस बताना है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में किसका यूज किया जाता है? प्लांट का और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का, कि एनिमल से कुछ भी लिया गया हो या प्लांट से कुछ भी लिया गया हो, मतलब सब्जी भाजी फ्लावर्स वगैरह, उससे जब हम कुछ
बना रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को ऐसे यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी एग्रो बेस्ड है। नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज दैट यूज मिनरल ओर एज देयर रॉ मटेरियल। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो क्या करती, मिनरल ओर्स को यूज करती हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, ठीक है। मिनरल बेस्ड, सॉरी मैंने मराइन बोल दिया था, आई एम सो सॉरी, मैंने मराइन बोल दिया था, देखा नहीं, मिनरल है मिनरल, ठीक है। These industries provide employment in rural areas। ये इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज में। क्यों, क्योंकि मजदूर चाहिए पड़ते काम करने के लिए, तो लेबर प्रोवाइड करना। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। और अगर हम बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की, तो रूरल हो या चाहे बात करें अर्बन एरियाज में, दोनों ही जगह एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ, ये मैरीन नहीं है, मिनरल है, आई एम सो सॉरी, मेरे मरीन मिनरल में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, देखा नहीं एकदम से। क्लियर हो गया, जहां पे हम मिनरल्स का यूज कर रहे हैं, आयरन वगैरह, स्टील एंड ऑल, है ना, और यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल्स को एज अ रॉ मटेरियल। चलो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर मोस्टली इन प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ज्यादा करके इंडस्ट्रीज हमें कहाँ मिलती, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ये होती मोस्टली पब्लिक सेक्टर, बिकॉज दे आर लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। ये क्यों पब्लिक होती है, यानी गवर्नमेंट क्यों इनको ओन करती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा भारी मात्रा में चाहिए होता है, तो ज्यादा करके पब्लिक होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज क्या क्या हो जाएंगे, जैसे इसके जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। मिनरल बेस्ड के क्या हो जाएंगे, आयरन एंड स्टील, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एटसेट्रा। क्लियर हुआ, ये हमने डिफरेंस देखा। पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब पब्लिक और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में हमें डिफरेंस बताना है, देख लेते हैं। द इंडस्ट्रीज विच आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज है ना जिसको ओन और ऑपरेट कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है, मतलब ऑपरेट करती है, रन करती है, वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। बड़े लेवल पे पब्लिक है तो भाई जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल हो सकता है या प्राइवेटली भी आप कर सकते हो, या स्टेट, सॉरी यहाँ पे प्राइवेट जॉइंट सेक्टर की बात हो रही, तो जॉइंट सेक्टर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट का भी रूल होता है इसमें। एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। देखो, या तो ये गवर्नमेंट भी चला सकती है, या तो कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बना सकता है। यहाँ पे किसका रोल था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए पब्लिक। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का है, साथ में कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का भी रोल हम देख सकते हैं। दे इन्वॉल्व ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या इन्वॉल्व करती है, जिसमें अच्छा खासा ह्यूज कैपिटल हमें चाहिए पड़ती है। जॉइंट सेक्टर क्या इन्वॉल्व करती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जनरली जो किससे कम होती है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री से, उससे कम ही एटलीस्ट में चाहिए पड़ता है। यहाँ पे अच्छा खासा कैपिटल चाहिए पड़ता है, ठीक है, बड़े लेवल पे। These industries are managed and run by workforce appointed by government। भाई हम जैसे बार बार कह रहे हैं गवर्नमेंट, तो जो यहाँ पे काम करेंगे वर्कफोर्स होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड लोग होंगे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हम कह सकते हैं। जॉइंट सेक्टर में बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉइज रन दीज इंडस्ट्री। अब अगर गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे, और अगर किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का है तो ऑब्वियसली फिर क्या होंगे, प्राइवेट एम्प्लॉइज होंगे। For example, Steel Authority of India Limited, SAIL and Hindustan Aeronautics Limited, HAL, etc. ये एग्जाम्पल से, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड, MUL, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, और ये कुछ एग्जाम्पल है पब्लिक और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। और उससे पहले हमने देखा था एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का डिफरेंस। क्लियर, चलो अब आपके पास है लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं। रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज। रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को 4 टाइप से डिवाइड करा हुआ है। एक होती है एग्रो बेस्ड, फिर होती है मिनरल बेस्ड, फिर थर्ड होती है हमारी मैरीन बेस्ड, फिर फोर्थ होती है हमारी फॉरेस्ट बेस्ड। तो 4 तरीकों से हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। नाम से ही समझ में आ रहा है एग्रो बेस्ड है, यानी हम जिसमें क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं एज आर रॉ मटेरियल। जब हम प्लांट या एनिमल को इनका यूज करेंगे हमारे एज अ रॉ मटेरियल, उससे फिर सामान बनाएंगे, दैट मीन्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल है। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर
इंडस्ट्रीज, है ना। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, जिसमें मिनरल्स का यूज किया जाता है, मिनरल ओर्स को यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज के जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो अदर इंडस्ट्रीज के काम आएंगे। जैसे हमने देखा था ना कि आयरन और स्टील क्या है, बिल्कुल बैकबोन है बाकी इंडस्ट्रीज की। या तो आयरन और स्टील का हम सामान बनाने के लिए यूज करते हैं, या बाकी इंडस्ट्रीज अपनी चीजें बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए आयरन और स्टील का यूज करती है। तो दैट मींस क्या करती है, अदर इंडस्ट्री को फीड करने का काम करती हैं। तो आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्लियर? चलो, this is used as raw material for the manufacture of number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches. Marine based industries use products from the sea and oceans as raw material, है ना। ये क्या करती है, जैसे मैंने बताया ना कि ये बाकी इंडस्ट्री को फीड करती है। आयरन और स्टील से जैसे हम क्या बना रहे हैं, हैवी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हैवी इनके प्रोडक्ट रहते हैं, मशीन बन रही है, बिल्डिंग मटीरियल बन रहे हैं, रेलवे कोचेस बन रहे हैं। फिर कौन सी हमारी मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो कौन से प्रोडक्ट को यूज करती हैं, जो हम सी और ओशंस के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ये हमारी हो जाती है मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री। नाउ क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की बेसिस पे हमें इंडस्ट्री को क्लासिफाई करना है। तो हमने 4 टाइप्स देखे थे, है ना। क्या बोलेंगे, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। एग्रो बेस्ड, मिनरल, मेरीन एंड फॉरेस्ट, है ना। इसको ज्यादा पीछे देखने की जरूरत नहीं, हमें पता ही है। व्हाट इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, गिव एग्जांपल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, उसका एग्जांपल हमें देने। तो ऐसी इंडस्ट्री जो एनिमल और प्लांट प्रोड्यूस को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो जाती है। जैसे वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। क्लियर? चलो, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अदरवाइज अच्छे से डीपली समझना है तो ऑलरेडी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।